शब्दों में बोले तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जिस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, तो वो फोर्स मेरा सबसे मिनिमम फोर्स होगा। मैं सिर्फ एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी मैं इस पर थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, ड्रॉ किया है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे, अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ये वाली एफ फोर्स, ये पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स, और ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, इसका मास मान लेते हैं एम है ना। तो ये कितना मिनिमम फोर्स होगा कि ये बॉडी मूव कर जाए, तो उस समय क्या होना होगा, अल्फा इक्वल्स टू कितना होना होगा, मेरा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का एंगल होना होगा। तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। अगर इस एंगल के बराबर लगाएंगे तो ये मेरा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम से कम फोर्स को रख के हम इस बॉडी को मूव करा सकते हैं। उसका फार्मूला होता है एफ मिनिमम इक्वल्स टू आता है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये भी एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे आगे। तो ये क्या होगा, ये मेरा मिनिमम फोर्स होगा। और ये कब होगा, तो हम लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ मिनिमम इक्वल्स टू म्यू एम जी साइन ऑफ फाई एस। ये कैसे लिख दिया हमने, तो हमको पता है कि tan फाई एस इक्वल्स टू म्यू एस होगा। अच्छा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, या फिर tan फाई एस इक्वल्स टू हम परपेंडिकुलर बाई बेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू बाई वो रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर को क्या कर दिया, साइन का फॉर्म इसमें ला दिया है, क्योंकि म्यू एज ए परपेंडिकुलर हो गया और रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर एज ए हाइपोटेनस हो गया, ओके। तो एडवांटेज क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अगर हम लोग फोर्स लगा देते हैं तो वो फोर्स मिनिमम वैल्यू लेके किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली क्या कर सकता है, उसको मूव करा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि फ्रिक्शन में जो क्वेश्चन का जो टाइप होता है ना, वो कैसे होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमको कैसे कैसे बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कितने टाइप्स होंगे, तो अभी हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स के कितने टाइप होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में देखेंगे क्या होगा, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में ऐसा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि बॉडी स्टैटिक सिचुएशन में है, लेकिन अभी जस्ट मैक्सिमम केस क्या लिख सकते हैं, जस्ट मूविंग कंडीशन में। तो फर्स्ट टाइप होगा मेरा, इसको लिख सकते हैं इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग मोशन। अब ये क्या होता है इम्पेंडिंग मोशन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टैटिक सिचुएशन, just about to move। तो जब ये सिचुएशन होगा जस्ट अबाउट टू मूव, तो हम लोग यूज़ करेंगे इसमें वी यूज़ एफ एस मैक्स, और इसका वैल्यू क्या यूज़ कर सकते हैं, म्यू एस एन। अगर हमको फ्रिक्शन का वैल्यू अगर बोलना होगा तो हम इतना यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइप में हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अच्छा अभी तो ये स्टैटिक सिचुएशन है ना। अभी क्या होगा कि बॉडी का रिलेटिव मोशन होगा, तो रिलेटिव, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी क्या होगा, रिलेटिव मोशन करेगा सरफेस के रिस्पेक्ट में या फिर दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में भी। तो उस समय में हम लोग यूज़ करेंगे इसमें इसमें भी फ्रिक्शन तो होगा ही काइनेटिक, तो एफ के यूज़ कर सकते हैं इसमें हम, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या होगा
ये दो तरीके से क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन के बारे में हमको ना पता नहीं होगा कि एक्चुअली वो स्टैटिक सिचुएशन में है या फिर रिलेटिव मोशन कर रहा है, मतलब रुका है कि वो मूव करेगा, इसके बारे में हमको 100% नॉलेज नहीं होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं नाइदर इम्पेंडिंग नॉर रिलेटिव मोशन। हमको ये नोन नहीं है, ये अननोन है, क्या होगा हमको पता नहीं है ना, हमको चेक करना पड़ेगा। अभी इम्पेंडिंग मोशन है या फिर रिलेटिव मोशन है ये हमको पता नहीं है, इसमें को चेक करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वी यूज़ assumption and verification method। ठीक है बच्चों, इसमें हमको कुछ पता नहीं है कि बॉडी रुका हुआ है या फिर बॉडी मूव कर रहा है, तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि बॉडी रुका हुआ है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वाकई बॉडी रुका हुआ है कि नहीं। अगर वेरिफिकेशन में गलत आ गया तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक नया एजम्पशन बनाना पड़ेगा, उसको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इधर से ही आते हैं, है ना, जिसमें हमको इनिशियली कुछ पता नहीं होगा, तो हमको कुछ कुछ एज्यूम करके बनाना होगा। क्या एज्यूम करके बनाना होगा हम लोग अभी समय के साथ देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक छोटे से हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कोई कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए एक ब्लॉक ले लिया जो कि एक सरफेस पे है, एक ब्लॉक ले लिया और एक सरफेस बना दिया है। इसमें ये मेरा सरफेस है और ये एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स हमने कुछ लगा दिया, हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगाया अभी, ठीक है। मान लीजिए कि ये एम मास का है, ठीक है। अभी क्या होगा, अच्छा इसमें एक और चीज़ पता हुआ है, म्यू एस और म्यू के आपको पता है, ठीक है। इसका मतलब सरफेस का म्यू एस और म्यू के आपको पता है, ओके। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा कि हमको बताना है कि ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, फोर्स की किस वैल्यू तक मूव कर सकता है या फोर्स की किस वैल्यू तक ये मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे सरफेस पे म्यू एस और म्यू के दिया हुआ होगा, हमको पता है कि म्यू एस क्या है, हमको पता है म्यू के क्या है। म्यू एस को स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलते हैं कोफिशिएंट, और म्यू के को काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे करना होगा, तो जब कभी भी हमको ये दिया है तो सबसे पहले जिस सरफेस पे दिया है उस सरफेस का दोनों ही मैक्सिमम, मतलब सरफेस मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और उस सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल के रख लेंगे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें याद रखना होगा, हम एफ लिमिटिंग पहले ही निकाल लेंगे जो कि एफ एस मैक्स होता है, ये हो गया म्यू एस इंटू एन, चूँकि हमने पहले ही सीख लिया था। अच्छा एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो एन का वैल्यू हमको जैसे पता है कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि बॉडी नॉर्मल एक फोर्स लगेगा जो कि ग्राउंड लगाएगा और इस बॉडी पे ग्रेविटी भी इस नीचे एक्ट करेगा। अब इसमें वर्टिकल मोशन होगा नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं, ये एन ऊपर की तरफ लग रहा है और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ये एक ही पॉइंट में मान सकते हैं। तो वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है और वो एन इक्वल्स टू एम जी है, ठीक है। तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू एम जी पुट कर देंगे तो ये मेरा आएगा म्यू एस एम जी। इसका मतलब है ये हो गया कि फोर्स के इस मैक्सिमम वैल्यू तक हम ये बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं, यानी अगर ये बॉडी को मूव कराना है तो हमको इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बॉडी डज नॉट मूव इफ वी exert
force is less than equals to Fs max, in this case F is less than equals to mu s ms g। इस वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए ये बॉडी मूव नहीं कर सकता है अभी के। इसका मतलब अगर इस फोर्स से इस म्यू एस एम जी से ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फॉर्म में तभी ये बॉडी मूव करेगा। अब सपोज मान लिया कि हम ऐसे लगा देते हैं तो क्या होता है, ये तो क्या होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा। तो इस केस में फॉर दिस केस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अभी हम मान लेते हैं कि इफ़ वी एक्सर्ट ग्रेटर दैन दिस फोर्स तो क्या होगा। तो अगर एफ क्या हो गया, अगर मेरा म्यू एस एन से ज़्यादा है, तो जब एफ म्यू एस एन से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी मूव करेगा। तो बॉडी जो होगा ये वाली, ये इधर फोर्स लग रहा है तो मूव इधर करेगा, और जब मूव इधर करेगा तो इस बॉडी को ये वाला नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या करेगा, रोकना चाहेगा, है ना। तो अब ये जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा वो कैसा होगा, ये काइनेटिक टाइप का हो जाएगा, है ना। तो इस बॉडी पे अगर फोर्स देखोगे तो कितना हो जाएगा, अब नेट फोर्स तो हो जाएगा एफ माइनस एफ के, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि नेट ऑब्वियसली एफ एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तभी बॉडी मूव करेगा। तो अब यहाँ पे एफ एस मैक्सिमम नहीं लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम है ना वो टेस्टिंग कंडीशन है, हमको टेस्ट करने के लिए होता है कि वो बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब बॉडी मूव करने लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो ख़त्म हो गया, तो ये क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं था, तो ये अब लगेगा ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। तो अब इसमें जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो एफ के लगेगा, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमने यहाँ पे निकाला था वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा यहाँ पे हमने काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिखा नहीं था, एफ एल, यहाँ पे एफ के मैं लिख देता हूँ, एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो म्यू के एन हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू के एम जी। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा, तो एफ माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एफ माइनस म्यू के एन, और एन इक्वल टू कितना है, एम जी डिवाइडेड बाई एम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फोर्स मेरा म्यू एस एन से ज़्यादा होगा तब अब एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी में, वो हो गया एफ माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाई एम। दिस इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जब कभी भी ऐसा दिया होगा सिचुएशन में तो पहले हम टेस्ट करेंगे एफ एस मैक्सिमम से। अगर एफ एस मैक्सिमम के रिलेटिव में अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अगर बड़ा होगा तो वो मूव करेगा, उस समय मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन फिर एक्ट करने लगेगा नेट फोर्स में, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन का यूज़ किया है, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, है ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। ठीक है, ओके। अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अगर मेरा ये वाले कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी छोटा होगा तब बॉडी मूव नहीं करेगा, तब मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो इसको एक बार अच्छे से देखिए, इसके बाद मैं इसको फर्दर आगे ले चल के डिस्कस करता हूँ। चलिए इसी पे हम लेके एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि मेरा कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लिया हमने क्या कर दिया, सेम काम कर दिया है, ओके। और यहाँ पे हमने एक सरफेस बना दिया, इस पे हमने क्या किया बच्चों, फोर्स का वैल्यू रख दिया। अच्छा छोड़ो, फोर्स का वैल्यू नहीं दिया है, मान लिया कि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। और म्यू एस का वैल्यू दिया 0.5 और म्यू के का वैल्यू दे दिया है हमने 0.2, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि फाइंड रेंज ऑफ फोर्स for which body is static with surface and, ये एक हो गया, सेकंड में बोल दिया है if body moves
फाइंड एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है उसके हिसाब से ही पहले चलते हैं। तो हमको ना रेंज ऑफ फोर्स निकालना है जिसके लिए बॉडी स्टैटिक होगा। तो बस हमने क्या किया है, आपको पहले एफ एस मैक्स निकाल लेना है सॉल्यूशन में। जब कभी भी आपको काम करना है तो सरफेस यहाँ पे, तो सरफेस पे क्या करना है, एफ लिमिटिंग निकालोगे तो हो जाएगा म्यू एस एन, और म्यू एस का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू कितना हो गया एम जी। तो एम हो गया 5 kg और जी हो गया G10 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 25 न्यूटन, ये मेरा हो गया 25 न्यूटन। क्लियर। अच्छा, अभी क्या करेंगे, हमको एफ के का वैल्यू भी निकालना होगा। पहले मैंने बोला है कि दोनों ही काम कर लेते हैं। 0.2 इंटू 5 इंटू 10, तो ये मेरा हो गया कितना हो गया 10। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को ही निकाल लिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो गया। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में कब तक रहेगा, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन से बड़ा नहीं होता है तब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट वाला सिचुएशन के लिए क्या होगा, रेस्ट सिचुएशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हो गया 0 से लेके 25 न्यूटन तक। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 से लेके 25 न्यूटन तक लगेगा तब बॉडी मूव नहीं करेगा। तो मूविंग कंडीशन क्या हो जाएगा, तो फॉर मोशन एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। इक्वल टू में एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, बस बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड्स दोनों ही कंडीशन में आप बोल सकते हैं, नॉट इक्वालिटी होल्ड्स फॉर इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन मतलब एक्सेलेरेशन ही होगा, तो जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। तो अगर इसी पे हम लोग देखें कि एक छोटा सा और एग्जांपल करें कि इसमें हमको पता चल गया कि फोर्स का वैल्यू 25 न्यूटन तक ये मूव नहीं करेगा, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, फाइंड एक्सेलरेशन फॉर एबव क्वेश्चन, इफ फोर्स इक्वल्स टू 30 न्यूटन। अगर एबव क्वेश्चन में फोर्स क्या होगा 30 न्यूटन हो जाता है तब एक्सेलरेशन कितना होगा, तब ध्यान में देना। अब ये क्योंकि हमको पता है कि एफ क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम से ज़्यादा है तो ये बॉडी मूव करेगा, तो बॉडी मूव करेगा तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या निकालना पड़ेगा हमें। अब ध्यान देना कि अब क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है और यहाँ पे हमने 30 न्यूटन लगा दिया है, तो बॉडी का मोशन राइटवर्ड ही होगा। तो अब जो फ्रिक्शन जो पीछे लगेगा वो सिर्फ ही काइनेटिक नेचर का ही होगा। अब स्टैटिक वाला केस ख़त्म हो गया, यानी अगर इसको सॉल्व करें तो एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो एफ नेट में हो गया 30 राइट साइड और एफ के लेफ्ट साइड, तो 30 माइनस एफ के इक्वल्स टू 5 kg का ब्लॉक था तो 5 इंटू एक्सेलरेशन 30 हो गया, एफ के का वैल्यू हमने 10 निकाला था इक्वल्स टू 5a, तो मेरा हो गया 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू a। इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरा आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात है। तो हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे अगर एफ एस मैक्सिमम लिखते हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, जो कि गलत आंसर होता है। क्यों, क्योंकि तुम एफ में से 20 मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को नहीं हटाना है ना, क्योंकि जब बॉडी मूव कर गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहा ही नहीं, अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो कभी भी गलती से ऐसा आपको लग रहा होगा कि हाँ 25 न्यूटन के बाद तो 25 न्यूटन तो कंज्यूम कर लेगा ये ब्रेकिंग तोड़ने में, उसके बाद 5 न्यूटन से ही आगे भागेगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो जब बॉडी मूव करने लगता है तो क्या होगा, वो एफ के लगने लगेगा, तो उतना फ्रिक्शन अब नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे अच्छे से देखें इसको, कुछ स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम होगा वैसे
स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन रफ सरफेस। ठीक है, इसका सिस्टम में क्या क्या ऐसे इसका कम्बिनेशन होगा, तो देखो ये कम्बिनेशन है, तो ये मान लिया एक वॉल हो गया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो गया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, एक ब्लॉक को बना दिया है, एक ब्लॉक बना दिया और ये आपका सरफेस बन गया। ठीक है, और हमने क्या किया, ये सरफेस बन गया और हमने क्या कर दिया, इस पे एक फोर्स लगा दिया, सपोज एफ फोर्स। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी भी होता है ना। तो एम्बिग्विटी ये होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं ना, तो हम इस बॉडी के बारे में हमको पता नहीं होता है ना। तो अगर फोर्स लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी जो है ना वो टेढ़ा हो जाए। तो जब बॉडी टेढ़ा होगा तो ये ब्लॉक तो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर ये इस फोर्स के कारण ये बॉडी ऐसा टेढ़ा हो गया है ना, अगर ये बॉडी टेढ़ा हो गया तो नीचे वाला जो सरफेस है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, वो तो चेंज नहीं हुआ, वो तो अभी भी वहीं पे है। लेकिन क्या हो गया कि ये पॉइंट जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट कर गया है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो उस समय क्या होगा कि टेंशन क्रिएट हो जाएगा, जबकि फ्रिक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हम लोग बता नहीं सकते हैं, है ना। तो ये एक एम्बिगुअस रिज़ल्ट होता है। तो इसी के लिए इस क्वेश्चन को अभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया कि अगर पूछता है, ठीक है, तो उसमें हमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, एक चीज़ हमें क्या करना है, तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ देगा सपोज, तो हम लोग को पहले से फ्रिक्शन दिमाग में रखना है ना, उसके बाद ही टेंशन को रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रैक्टिस सेट में ये आ गया, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, 100% श्योर रहो। अगर प्रैक्टिस सेट किसी इंस्टीट्यूट का बना रहे हो, अगर उसमें आ गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ऐसे फोर्स लगा दिया हमने, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, इफ वी इग्नोर shear stress then we first go through friction and then टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हमको अकाउंट क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को, उसके बाद हम टेंशन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट कंसीडर जो होगा वो फ्रिक्शन होगा, और ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड कंसीडरेशन जो होगा वो टेंशन हो जाएगा, ये सेकंड हो गया। तो कब, जब हम ऐसे कंडीशन को ले लेते हैं, तो ठीक है ना। मतलब शेयरिंग स्ट्रेस को हम एज्यूम नहीं करें क्योंकि वो बेंड करेगा, बेंडिंग इफेक्ट को हटा देते हैं, तो हम लोग को ऐसा ही काम करना है। ठीक है, तो अब इस पे देख लेते हैं, ये आपको कुछ दिया हुआ है, इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा। ओके, तो अगर मान लो कि अगर से दिया हुआ है एग्जांपल में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज मान लो कि ये सरफेस हो गया, है ना, और स्ट्रिंग हो गया, और इस पे हमने एक ब्लॉक को डाल दिया है ऐसे। ये 5 kg का ब्लॉक है, सपोज 5 kg, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.5, और ये फोर्स लग गया है F = 10 न्यूटन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन से डैट कि Fs मैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, Fs मैक्स जो होगा 25 न्यूटन, है ना। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन हो सकता है। ठीक, F जो है वो छोटा है Fs मैक्स से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सारा का सारा फोर्स क्या होगा, इधर ही कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए।
तो 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, 25 न्यूटन छोटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल्स टू 0। इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, तो इसको याद दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, ओके। अभी क्या होगा कि एक सरफेस पे रखा हुआ होगा, ओके, एक सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि ये 2 kg का है और ये 3 kg का है, ठीक। अच्छा, इधर फोर्स लग रहा है आपका 25 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है आपका सपोज 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि म्यू एस का वैल्यू जो है वो 0.5 है ना, म्यू एस का वैल्यू है वो 0.5 है, और यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू आपको दिया हुआ है वो हो गया आपको 0.4, क्लियर, ओके। और यहाँ पे मान सकते हैं म्यू के का वैल्यू है 0.4 और यहाँ पे मान सकते हैं म्यू के का वैल्यू है 0.3, ठीक है, एक एजम्पशन ले लिया हमने, ठीक है। अभी क्या होगा कि सबसे पहले देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको देखना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है। तो स्टेप 1 हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया है, तो 25 माइनस 5 मतलब 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है सरफेस पर टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो मान लीजिए कि अगर इसको हम सरफेस S1 मानते हैं, इसको सरफेस S2 मानते हैं, तो F लिमिट 1 जो हो गया वो कितना होगा, सरफेस 1 पे ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3 इंटू 10 मतलब 15 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 का हो गया मेरा 0.4 इंटू 2 इंटू 10 इक्वल्स टू हो गया 8 न्यूटन। तो टोटल एफ लिमिट जो हो गया वो हो गया FL1 प्लस FL2, ये हो गया 15 प्लस 8 इक्वल्स टू 23 न्यूटन, ओके। अभी देखिए, अभी मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है वो 20 न्यूटन का दिया हुआ है, और जो मेरा डिमांडेड फ्रिक्शन फोर्स है मतलब ऑलरेडी जो लग रहा होगा मैक्सिमम वो 23 न्यूटन का है। यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जो है वो छोटा है एफ एस मैक्स टोटल से, एफ एक्स मैक्स टोटल से, या लिमिट है जो भी है, इसको लिमिट भी बोल देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। इसका मतलब बॉडी डज नॉट मूव। अब एक बार ये अगर दिमाग में आ गया कि बॉडी मूव नहीं करेगा, मतलब बॉडी क्या हो गया, स्टैटिक सिचुएशन में ही है। तो जब बॉडी स्टैटिक सिचुएशन में ही होगा तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि फाइंड द फ्रिक्शन एंड टेंशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड द स्ट्रिंग बोलेगा। तब इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या समझना है हमको, फाइंड फ्रिक्शंस एंड टेंशन, फ्रिक्शन और टेंशन हमको फाइंड करना होता है, ठीक है। अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इसमें भी हमको वही एजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो हमको वो शियरिंग स्ट्रेस वाला कंडीशन नहीं लेना होगा, ठीक है ना। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा और देन टेंशन को कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रिक्शन और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा टेंशन, ये हमको सोचना होगा। तो इसको हम 2 तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ना थोड़ा सा अरेंज करता हूँ ताकि सामने सामने दिख जाए। इसको मैं थोड़ा सा
ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा अरेंज कर दिया ताकि मैं कुछ चीज़ों के यहीं पे लिख पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हम लोग दो तरीका अपनाते हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट कंसिडरेशन करेंगे कि राइट टू लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले हम लोग जो गिवन कंडीशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फोर्स, जो गिवन फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड यानी हमको इधर से इधर जाना पड़ेगा। हमको ये पता है कि दोनों ही बॉडी क्या है, स्टैटिक सिचुएशन में है। तो हमको अब देखना है क्या करना है। अगर मान लो कि मैं इधर चलता हूँ तो 5 न्यूटन इधर से फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा, इधर टेंशन हमको पता नहीं है, तो 5 न्यूटन इधर लग रहा है। यहाँ पे कितना चाहिए, तो इतना यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 15 न्यूटन का। ठीक है ना, तो 15 न्यूटन और यहाँ पे लग रहा है 5, तो क्या होगा, 5 न्यूटन ही दे पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टेंशन इसमें कुछ पहुँचेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर में अगर लेफ़्ट टू राइट वाला लेता हूँ तो ये मेरा हो गया ऊपर से 0 टेंशन। तो जब यहाँ पे 0 टेंशन होगा 0 न्यूटन का, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0 न्यूटन का होगा। अच्छा, तो ये मूव नहीं कर रहा है। अब ये अगर 0 न्यूटन का होगा तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया 25 माइनस 0 मतलब 25 न्यूटन। अच्छा, अब 25 न्यूटन इस 2 kg पे एक्सटर्नल फोर्स हो गया और इस पे फ्रिक्शन कितना पड़ रहा है, तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन का पड़ रहा है। तो 8 न्यूटन जो है वो 25 न्यूटन से छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है ना वो मूव कर जाएगा। अब जब ये बॉडी मूव कर जाएगा तो मेरा ये तो टूट जाएगा। अब हमने क्या किया है कि हमने तो देखा है कि ओवरऑल बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है, और यहाँ पे हमने जब लेफ़्ट से राइट जब जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम क्या किया, फ्रिक्शन कंज्यूम करा दिया है 5 न्यूटन, और ये बॉडी स्टैटिक हो गया और ये बॉडी मतलब मूव कर जा रहा है। इसका मतलब ये मेरा जो कंसिडरेशन है वो मेरा फेल कर जा रहा है। मेरे कंसिडरेशन में क्या होना चाहिए, दोनों ही ऑब्जेक्ट रुके हुए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ओवरऑल कितना था 20 न्यूटन और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा था 23 न्यूटन। तो अगर हम लेफ़्ट से राइट ले रहे हैं तो 5 न्यूटन इधर कर रहे हैं तो 5 न्यूटन फ्रिक्शन में ख़त्म हो जा रहा है। तो 0 न्यूटन और 0 और 25 पे एक्सटर्नल फोर्स हो गया 25, और यहाँ पे डिमांडेड कितना है 23 नहीं सॉरी 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन कम हो जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स से, तो ये मूव कर जा रहा है, क्योंकि गलत कंडीशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये लेंगे लेफ़्ट टू राइट अगर देखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 3 kg वाले ब्लॉक पे, और ये हो गया स्ट्रिंग पे, और ये हो गया 5 kg वाले ब्लॉक पे। तो ये हो जाएगा मेरा 5 न्यूटन, ये हो गया 0 न्यूटन, और ये हो गया मेरा नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं होगा। अब हम लोग क्या करना है, तो राइट टू लेफ्ट कर देना है। तो राइट टू लेफ्ट में फिर से वही काम करेंगे। तो नीचे वाले को हम राइट टू लेफ्ट लेते हैं। तो 25 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है इधर। अच्छा, ये कितना कंज्यूम करेगा, 4 दूनी 8, 8 न्यूटन कंज्यूम करेगा। तो बचा इसके पास कितना, 8 न्यूटन हट के 17, तो 17 यहाँ पे जाएगा। तो 17 न्यूटन यहाँ पे जाएगा, 17 न्यूटन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल कितना हो गया, तो 17 माइनस 5 इज 12 न्यूटन हो गया। अब 12 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और यहाँ पे कितना हो रहा है 50 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फोर्स लेस देन हो गया कितना, 15 न्यूटन से। तो ये क्या हो गया, ये भी रुका हुआ रह जाएगा और ये रुका हुआ था ही। तो मेरा जो कंसीडर होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन, यानी 2 kg, सॉरी ये 5 kg का ब्लॉक नहीं था, ये 2 kg का ब्लॉक था। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो 2 kg पे कितना फ्रिक्शन लग रहा था, यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहा था टोटल कितना, तो 8 न्यूटन कंज्यूम हो जा रहा था, उसमें 17 न्यूटन बचा हुआ था, और यहाँ पे कितना कंज्यूम हो जा रहा था, तो 17 माइनस 12 न्यूटन। तो ये मेरा 12 न्यूटन हो गया, और ये पॉसिबल है क्योंकि लेस देन है, 12 न्यूटन इज लेस देन है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 12 न्यूटन जो है वो लेस देन एफ एस मैक्स। तो ये पॉसिबल कंडीशन हो गया।
तो स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वही मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो दिस इज़ द आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।